right? Type of acid base imbalance. Very very important, very important, आता ही आता है, रिपीटेड क्वेश्चन होता है। यानी कि जो अभी आपका नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम हो रहा है, अभी 25 को होगा एमपीपीवी की तरफ से, एमपी व्यापन की तरफ से, उस नर्सिंग ऑफिसर में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही नॉरसेट मेन एग्जाम जो आपका है, नॉरसेट 2023 में भी क्वेश्चन मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नंबर 1 रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नंबर 2 रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, एल्केलोसिस। नंबर 3 मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। यहां तक आपको समझ में है। और एक क्या होता है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, एल्केलोसिस। इसके बाद आएगा 4th मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, राइट। यानी कि 4 टाइप के क्या होता है बेटा, बॉडी में एसिड बेस इम्बैलेंस होता है। कितने टाइप का, 4 टाइप का। और इनमें से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो घुमा के पूछे, चाहे वो सिंपल पूछ ले, क्योंकि यहाँ पर राउंडेड घुमाता है। जैसे मान लीजिएगा क्वेश्चन बोला कि राजू नाम का एक लड़का है, उसको बहुत वॉमिटिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, बहुत वॉमिटिंग हो रहा है, बार बार उल्टियां कर रहा है। तो बताइए राजू की बॉडी में कौन सी कंडीशन लीड होगी। और ये 4 ऑप्शन आपको दे रखा होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा, या मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, या फिर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर राजू नाम का एक लड़का है, उसको एक्सेसिव डायरिया हो रहा है, तो बताइए उसकी बॉडी में कौन सी कंडीशन लीड होगी। क्या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी, क्या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगी, क्या मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगी। आज इसी के बारे में हम डिटेल से समझने वाले हैं, और आज के बाद हमें दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टाइप से क्या करेंगे, समझेंगे। इधर देखो, नंबर 1 रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। आप इधर देखो, रेस्पिरेटरी जब भी सिस्टम आता है, इट मींस रेस्पिरेटरी सिस्टम को इंडिकेट करता है कौन, CO2। रेस्पिरेटरी सिस्टम को कौन इंडिकेट करेगा, CO2। याद रखना, रेस्पिरेटरी को इंडिकेट करता है CO2, और मेटाबॉलिक को इंडिकेट करता है H3 माइनस, HCO3 माइनस, HCO3 माइनस करता है। HCO3 माइनस को बोलते हैं बाइकार्बोनेट। मैं यहां लिख देता हूं, क्या बोलेंगे इसको, बाइकार्बोनेट बोलते हैं। अब इधर देखो, इधर देखो कि CO2 अगर बढ़ेगा, यहां पर क्या है, एसिडोसिस। CO2 अगर बढ़ेगा तो पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा। पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जो HCO3 माइनस है बाइकार्बोनेट, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। इट मींस ये नॉर्मल रहेगा। तो अगर ऐसी कंडीशन है, उसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। यानी कि ध्यान रखो, CO2 बढ़ा हुआ है, H भी कम है, लेकिन बाइकार्बोनेट में कोई चेंजेस नहीं है, अनचेंज्ड है। तो ये कंडीशन कहलाएगी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस क्या कहलाएगी, कि इसमें देखो CO2 का लेवल क्या होगा, डिक्रीज, और पीएच क्या होगा, इंक्रीज, और HCO3 माइनस क्या होगा, नॉर्मल। नॉर्मल मींस
यहाँ पर ये क्या होंगे, अनचेंज्ड, इनमें किसी प्रकार का कोई चेंज्ड नहीं होगा, अनचेंज्ड, राइट। बाइकार्बोनेट क्या होगा, अनचेंज्ड, अनचेंज्ड क्यों होगा, क्योंकि बाइकार्बोनेट इंडिकेट करता है किसको, मेटाबॉलिक सिस्टम को, CO2 इंडिकेट करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, इसलिए ये क्या है, अनचेंज्ड। देखो CO2 कम है, पीएच बढ़ा हुआ है, बाइकार्बोनेट, बाई जो कार्बोनेट है वो नॉर्मल है, अनचेंज्ड है, तो ये कंडीशन कहलाएगी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, राइट। अब इधर देखो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में क्या होता है कि जो बाइकार्बोनेट है ये तो क्या हो जाएंगे, देख लेता हूं बेटा, बाइकार्बोनेट क्या हो जाएंगे, जो बाइकार्बोनेट है HCO3 माइनस, ये बढ़ जाएंगे, राइट। और पीएच भी क्या हो जाएगी ना बेटा, एसिडोसिस है, यहाँ पे देखो एसिडोसिस है, ये क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो पीएच भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, तो मैंने कहा था बाइकार्बोनेट कम होगा तो पीएच भी क्या होगा, कम होगा। और इधर देखो CO2, CO2 नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल यानी कि अनचेंज्ड रहेगा, मेटाबॉलिक से कोई कनेक्शन नहीं है CO2 का, तो ऐसे कंडीशन को बोलेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देन इधर आ जाओ, इधर देखते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में बाइकार्बोनेट क्या होगा, बड़ा होगा, पीएच भी क्या होगी, नॉर्मल से ज्यादा होगी, राइट। और जो CO2 होगा वो कैसा होगा, नॉर्मल, CO2 में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, अनचेंज्ड रहेगा, राइट। अब इधर देखो, एक बात यहां से एक बात समझना, जो समझने की है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को इंडिकेट करता है CO2 और मेटाबॉलिक सिस्टम को इंडिकेट करता है बाइकार्बोनेट, ये दो चीज याद रहेगी, ऐसे आनो। यस सर। CO2 रिप्रेजेंट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को और बाइकार्बोनेट रिप्रेजेंट करता है मेटाबॉलिक सिस्टम को। अरे समझ में आया कि नहीं? जी सर आया। ओके, अब इधर आ जाओ, एसिडोसिस की बात करते हैं। एसिडोसिस में हमेशा पीएच क्या होगी, कम, याद रखना, एसिडोसिस में पीएच क्या होगी, कम, और कितने कम होगी, हमेशा 7.31 से लेस ही होगी बेटा पीएच, राइट। अगर एल्केलोसिस है, एल्केलोसिस, पीएच क्या होगी एल्केलोसिस में, ज्यादा, क्या होगी, ज्यादा, कितनी होगी, ग्रेटर देन 7.45, राइट। ये बात क्लियर होगी। अब दूसरी बात, एसिडोसिस में, चाहे एसिडोसिस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो या मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, दोनों कंडीशन में जो बाइकार्बोनेट, सॉरी, जो पोटेशियम है उसका लेवल क्या होता है, इंक्रीज। एसिडोसिस में पोटेशियम का लेवल क्या होता है, इंक्रीज, चाहे वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो चाहे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, एसिडोसिस में हमेशा पोटेशियम का लेवल क्या देखने को मिलता है, ज्यादा। अब पोटेशियम का लेवल नॉर्मल से ज्यादा मिलेगा, पहले नॉर्मल पोटेशियम का लेवल देख लो कितना होता है, नॉर्मल पोटेशियम का जो लेवल होता है वो लेवल होता है 3.5 से लेकर 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अब एसिडोसिस कंडीशन में हमेशा ग्रेटर देन 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर क्या मिलेगा आपको, पोटेशियम का लेवल देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, पोटेशियम का लेवल देखने को मिलेगा। इसीलिए एसिडोसिस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है हाइपर कैलेमिया, क्या देखने को मिलता है, हाइपर कैलेमिया। इंपॉर्टेंट नोटसेट में कई बार पूछा गया है कि एसिडोसिस में कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, हाइपोकैलेमिया, हाइपर कैलेमिया, या फिर बोथ, या फिर नन ऑफ दिस। तो याद रखना, एसिडोसिस में हमेशा पोटेशियम का लेवल बढ़ता है और कंडीशन हाइपर कैलेमिया होता है बिकॉज पोटेशियम लेवल ग्रेटर देन 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाता है। और ऐसे एल्कोसिस में आ जाओ, एल्कोलोसिस में हमेशा पोटेशियम का लेवल क्या होता है बेटा, कम, डिक्रीज होता है,
नॉर्मल पोटेशियम जो लेवल होता है, नॉर्मल K+ जो लेवल होता है वो ऊपर लिखा ही दिया मैंने 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, यही मैंने ऊपर लिखा है। राइट, कितने से कम हो जाएगा? लेस देन 3.5 से क्या हो जाएगा बेटा? कम। तो लेस देन 3.5 से कम होगा तो कंडीशन कैसी आएगी यहाँ पर? हाइपो, कैसी आएगी? हाइपो कैलेमिया। राइट, अब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि एसिडोसिस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? हाइपोकैलेमिया नहीं, एल्कलोसिस कंडीशन में हाइपोकैलेमिया, एल्कलोसिस कंडीशन में हाइपोकैलेमिया और एसिडोसिस कंडीशन में हाइपरकैलेमिया। अगर आपसे पूछा जाए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या देखने को मिलेगा? हाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखो हाइपर, पोटेशियम का लेवल क्या हो जाता है? ज्यादा, एसिडोसिस में हमेशा ज्यादा होता है, क्या मिलेगा? हाइपर कैलेमिया। पूछा गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हाइपर कैलेमिया। राइट, एल्कलोसिस मेटाबॉलिक हो या एसिडोसिस हो, पोटेशियम का लेवल कम होता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो या फिर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो, पोटेशियम का लेवल कम होता है तो क्या बोलेंगे? हाइपोकैलेमिया। एसिडोसिस दोनों ही हो, दोनों में लेवल ज्यादा, मतलब क्या मिलेगा? हाइपर कैलेमिया। ये बात समझ में आई? इसके बाद आगे आ जाओ, ये बात आपको समझा दी। इसके बाद यहाँ से कुछ की पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर ये पॉइंट आपको याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा जाएगा कि नॉर्मल CO2 का लेवल कितना होगा? नॉर्मल, ये नॉर्मल वैल्यू है सबकी, इसकी नॉर्मल वैल्यू है बेटा। राइट, नॉर्मल CO2 का लेवल होता है ब्लड में 35 से लेके 45 mm ऑफ Hg। mm क्या होता है बेटा? Hg होता है, ये CO2 का लेवल होता है। जो बाइकार्बोनेट बोलते हैं HCO3 माइनस, इसका लेवल होता है ब्लड में 21 से 21 से 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। राइट, और ब्लड की जो नॉर्मल पीएच होती है उधर लिखा थी मैंने, ये होती है 7.35 से लेके 7.45 आर्टरी ब्लड पे। राइट, फिर पूछा जाए कि ब्लड के अंदर, यानी कि क्या आ गया इधर? CO2 हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, पीएच हो गया, ठीक है। और ऑटो में ज्यादा चेंजेस नहीं आता है। ऑटो 82 कितना होता है बेटा? 100% क्या होता है बेटा? सैचुरेशन होता है ऑक्सीजन का, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बस आपको तो ये चीजें याद रखनी है, 3 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। पीएच, बाइकार्बोनेट, CO2 लेवल, राइट, ये तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। इसमें सारी चीज आपको बाद में पता चलता है, इनको राइट डाउन कर दो। इसके बाद पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के कारण क्या है, रेस्पिरेटरी साइन एंड सिम्टम्स के कारण क्या है। एक बार यहाँ से क्वेश्चन आया था, डिटेल में पढ़ाऊंगा लेकिन सुन लो, यानी कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और हमेशा ये क्वेश्चन आता है साइन एंड सिम्टम्स में से। क्या आता है? साइन एंड सिम्टम्स से क्वेश्चन आता है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है। राइट, यहां तक आपको समझ में आया? देखो, जी सर। अगर चाहे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो, चाहे मेटाबॉलिक क्या हो, एसिडोसिस हो, राइट, इन दोनों कंडीशन में जो साइन एंड सिम्टम्स होता है, वो साइन एंड सिम्टम्स एक दूसरे के क्या होता है बेटा? इसमें अपोजिट होता है। और जो बार बार रिपीटेड होता है एक क्वेश्चन क्या होता है? बार बार रिपीटेड होता है साइन एंड सिम्टम से, उसको तो आपको क्या रखना है बेटा? दिमाग में ही लेना है, और हमेशा क्या करना है? दिमाग से कभी भूलना ही नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। राइट, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, देखो, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में एक क्वेश्चन होता है कि जो हमारी बॉडी की स्किन होती है वो कैसी हो जाती है? वार्म हो जाती है, और कैसे हो जाती है बेटा? फ्लश्ड हो जाती है, वार्म फ्लश स्किन हो जाती है, वार्म फ्लश
कैसे हो जाती है? स्किन। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वार्म प्लस स्किन इसमें देखने को मिलता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या मिलता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में एक साइलेंट सिम्टम्स मिलता है कोल्ड, काल्मिंग, स्किन हो जाती है। वहां तो गर्म होती है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या हो जाती है बेटा?